हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कल हमने शुरुआत की थी प्रश्नों की श्रृंखला की, जिसमें आज ये दूसरी क्लास है आप लोगों के लिए। इसमें भी हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो होंगे भौगोलिक चिंतन के इतिहास से लिए, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ठीक है। या फिर मैं सिंपली कहूँ तो थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका रेड कलर कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हम सबसे पहले हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 1 से लेकर के, और 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब आज जो हम करेंगे वो 21 नंबर के क्वेश्चन से लेकर के और 21 से लेकर के 40 तक आज हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन की। पहले नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह मत था, मतलब ये आइडिया किसका था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। गैर समान का मतलब नॉन इक्वल, नॉन इक्वल, नॉन इक्वल की बात हो गई, मतलब ये समान, इतिहास और भूगोल समान नहीं है। तो ये जो था वो था हार्टशॉन। हार्टशॉन का ये मत था कि इतिहास और भूगोल ये एक समान नहीं होते, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। क्योंकि हार्टशॉन का मानना था कि ऐतिहासिक भूगोल जो है वो भूतकाल का भूगोल है। ऐतिहासिक भूगोल किसका भूगोल है? भूतकाल का भूगोल है। अगर हम ऐतिहासिक भूगोल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं? पास्ट का हम उसमें स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने गैर समान बताया, ठीक है। तो हार्टशॉन ने ऐतिहासिक भूगोल और इतिहास को एक समान नहीं बताया है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। और ये जो परिभाषा दी थी कि पृथ्वी जो है वो पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ अध्ययन करता है, ठीक है, इसकी व्याख्या करता है, क्रमबद्ध इसकी व्याख्या करता है और तर्कसंगत इसका वर्णन करता है, ठीक है। कौन? भूगोल। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी रिचर्ड हार्टशॉन ने। ध्यान रखिएगा, ये जो परिभाषा दी थी वो दी थी रिचर्ड हार्टशॉन ने, ये परिभाषा दी थी। रिचर्ड हार्टशॉन, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। रिचर्ड हार्टशॉन कौन थे? अमेरिकन भूगोलवेत्ता। कई बार स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन जाता है, तो रिचर्ड हार्टशॉन ध्यान रखिएगा, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इनके अकॉर्डिंग भूगोल जो है वो पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है, ठीक है। मानव का संसार के रूप में करता है भूगोल, पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या। ध्यान रखिएगा, इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, फेमस बुक्स हैं इनकी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इनकी बुक रिचर्ड हार्टशॉन की बुक है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। द नेचर, बुक्स को आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, द नेचर ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी। ये जो बुक इन्होंने पब्लिश की थी वो 1939 में की थी। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक थी, नाम ऑलमोस्ट सेम है, टाइम 1959 में इन्होंने ये बुक पब्लिश करवाई थी और उसका नाम ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी,
नेचर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1939 में जो पुस्तक आई थी, बुक आई थी, वो द नेचर ऑफ जियोग्राफी आई थी। एंड 1959 में जो बुक आई थी वो आई थी पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। ये दो इनकी पुस्तकें हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन, द नेचर ऑफ जियोग्राफी। अभी अभी हमने ये पुस्तक देखी है कि द नेचर ऑफ जियोग्राफी, यहाँ पर दो पुस्तकें बताई थी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ द जियोग्राफी और एक द नेचर ऑफ जियोग्राफी। नेचर ऑफ जियोग्राफी जो बुक आई थी 1939 में पब्लिश हुई थी। तो इसके जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो कौन है? रिचर्ड हार्टशॉन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 24 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफिक, यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजियोग्राफिक नहीं है, यहाँ पर केवल एंथ्रोपोजियोग्राफी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंथ्रोपोजियोग्राफिक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एंथ्रोपोजियोग्राफिक ये है एक्चुअल टर्म जो दी थी रेटजेल ने। एंथ्रोपोजियोग्राफिक टर्म की रचना किसने की थी? रेटजेल ने। पहली बात तो ये, और ये जो रचना है उनके किस लेखन में की गई थी? तो रेटजेल ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, ठीक है, जिनमें से एक पुस्तक थी मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक संबंध का अध्ययन। ये इनकी पुस्तक थी, मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक संबंध का अध्ययन। इसके बाद में एक और बुक लिखी थी उन्होंने, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी मतलब मानव भूगोल, सिंपली अगर मैं कहूँ तो किस में उन्होंने ये टर्म दी थी? उनकी पुस्तक का नाम है मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक संबंध का अध्ययन। ये पुस्तक किसकी है? रेटजेल की। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और पुस्तकों की अगर मैं बात करूँ रेटजेल की, तो और पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। उन्होंने राजनीतिक भूगोल पुस्तक भी लिखी, मतलब पॉलिटिशियन जियोग्राफी उन्होंने ये पुस्तक लिखी। दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखी है मानव जाति का इतिहास, मानव जाति का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड हम कह सकते हैं, मानव जाति का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बीइंग नहीं, मैनकाइंड, ध्यान रखिएगा। और तीसरी जो बुक है इनकी वो है भूमध्य सागरीय तट के जीव, भूमध्य सागरीय तट के जीव। ये पुस्तकों के नाम ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और है जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल, जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल, इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं और भी, ठीक है। तो इन पुस्तकों के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, इनकी जो ये टर्मिनोलॉजी है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये कौन कौन से विचारधाराओं से अपना पक्ष रखती है। तो नियतिवाद से ये विचारधारा अपना पक्ष रखती है, पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है उससे ये विचारधारा अपना पक्ष रखती है। इसी के अलावा रेटजेल ने ही एक सिद्धांत दिया था राज्य का जैविक सिद्धांत, उसके साथ भी ये अपना पक्ष रखती है। और सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना ये भी अपना एक पक्ष रखती है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 25 नंबर का क्वेश्चन की, लेबेंज़रम की अवधारणा। याद हो तो हमने कल भी की थी अवधारणा। लेबेंज़रम की अवधारणा किसने दी थी? रेटजेल ने। सबसे पहली बात तो हमने किसकी की है? रेटजेल की, लेबेंज़रम की अवधारणा। और किससे संबंधित थी? राजनीतिक भूगोल से संबंधित थी। ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है लेबेंज़रम की अवधारणा भूगोल के किस भाग से संबंधित थी? राजनीतिक भूगोल, ठीक है। तो लेबेंज़रम की अवधारणा राजनीतिक भूगोल में किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद अधिक लोकप्रिय हुआ? नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बुक आई थी रेटजेल की, रेटजेल की बुक आई थी पॉलिटिशियन जियोग्राफी। इस पॉलिटिशियन जियोग्राफी अर्थात राजनीतिक भूगोल, ये रेटजेल की पुस्तक थी। और इसी पुस्तक के बाद
ये जो लेबेंजरम टर्म है, यह अवधारणा है, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं जर्मन विचारधारा। यहाँ पर दी गई है कौन सी विचारधारा, जर्मन विचारधारा के विकास में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये जो आपको नाम दिख रहे हैं सारे, ये कौन सी विचारधारा से संबंधित है, कौन सी स्कूल से संबंधित है, ये सारे जर्मन स्कूल से संबंधित है। लेकिन आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन आया, सेकंड नंबर पे कौन आया, थर्ड नंबर पे कौन आया, फोर्थ नंबर पे कौन आया। आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, मतलब इनका क्रम बताना है पहले से लेकर के बाद तक। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जर्मन विचारधाराओं में इम्पोर्टेंट जो भूगोलवेता है जिनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं, उनके नाम लिख देता हूँ मैं सबसे पहले सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमबोल्ट की। ये 4 नाम याद रखोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऐसे सीक्वेंस वाइज नाम याद रख लेना। आगे आने वाले वीडियोस में एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा जिसमें अरब भूगोलवेताओं का सीक्वेंस, जर्मन भूगोलवेताओं का सीक्वेंस, भारतीय भूगोलवेताओं का सीक्वेंस, और इसके अलावा फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का सीक्वेंस, अमेरिकन भूगोलवेताओं का सीक्वेंस, वो आपको सारे मैं एक क्लास में ही करा दूंगा। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वहाँ से मैं आप लोगों को ये एक अलग से सेपरेट क्लास में करवा दूंगा। तो हमबोल्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमबोल्ट 1769 टू 1859 तक थे, ध्यान रखना। इसके बाद में आते हैं रीटर का जन्म 10 साल बाद में हुआ था, मतलब 1779 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु भी कब हुई थी, जिस साल हमबोल्ट मरे थे। मतलब हमबोल्ट और रीटर समकालीन थे, बस पैदा होने में 10 साल का अंतर था, लेकिन मरने में 1 साल का भी अंतर नहीं था। ठीक है, तो तीसरी की अगर मैं बात करूं तो तीसरे आते हैं यहाँ पर ऑस्कर पेश्चेल। कौन आते हैं, ऑस्कर पेश्चेल की बात करते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1826 टू 1875 तक था, ये ध्यान रखना। फोर्थ नंबर पे आते हैं अपने रेटजेल का जो टाइम पीरियड था वो 1844 टू 1904 तक था। इसके अलावा फिफ्थ नंबर की मैं बात करूँ तो रेटजेल के बाद में आते हैं हैटनर का जो टाइम पीरियड था वो था 1859 टू 1901, ध्यान रखना 1901। ओके, बाद में आते हैं सिक्स्थ नंबर पे क्रिस्टालर, ये भी जर्मन विचारधारा से संबंध रखते थे। क्रिस्टालर का टाइम पीरियड मैं यहाँ पर रहने देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा ज़्यादा। क्रिस्टालर का टाइम पीरियड वैसे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेवन्थ नंबर पे एक अलग से क्लास ले आऊँगा मैं इनके लिए। सेवन्थ नंबर पे है ट्रॉल। तो आप लोगों के सामने ये 7 नाम हो चुके हैं जिनका सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। फर्स्ट नंबर पे हमबोल्ट, रीटर, ऑस्कर पेश्चेल, रेटजेल, हैटनर, क्रिस्टालर एंड 7 नंबर पे ट्रॉल। तो अब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर सही क्रम कौन सा है। तो मैं यहाँ पर नंबर लगा देता हूँ। सबसे पहले आया था ऑस्कर पेश्चेल, सबसे पहले नंबर पे ऑस्कर पेश्चेल। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो रेटजेल। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो हैटनर, तीसरे नंबर पे हैटनर है, और चौथे नंबर पे ट्रॉल है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, पेश्चेल, रेटजेल, हैटनर एंड ट्रॉल, ये हमारे पास इनका सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पेश्चेल, देन रेटजेल, देन हैटनर एंड लास्ट में ट्रॉल है। ठीक है, रेटजेल की हमने पुस्तकों की बात की थी, जैसे एंथ्रोपोजियोग्राफी हमने बात की थी। इसके अलावा राजनीतिक भूगोल की बात की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको अगर मैं कहूं तो एक बुक मैं आपको हैटनर की 1-2 बुक बताना चाहता हूं। हैटनर की 1-2 बुक मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। हैटनर की बुक्स,
हैटनर की बुक्स आप लोगों को याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। पहले नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो इनकी भूगोल है, इनकी पुस्तक है भूगोल का विधि तंत्र, भूगोल का विधि तंत्र, भूगोल का विधि तंत्र। एक सेपरेट से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी जो भूगोलवेत्ता है उनकी पुस्तकों के नाम होंगे, ठीक है। इस तरह से आप चाहते हो तो मैं लिख करके बता दूंगा, या फिर मैं एक PDF बना करके वो ले आऊँगा और मार्क करते हुए आपको पढ़ा दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको किस फॉर्म में पढ़ना है पुस्तकों के नाम, इस फॉर्म में लिख करके या PDF फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है रूस का भूगोल, रूस का भूगोल, ये हैटनर की बुक है, ध्यान रखना, रूस का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ रशिया। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, कंपैरेटिव रीजनल ज्योग्राफी, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में कंपैरेटिव रीजनल ज्योग्राफी, ये इनकी बुक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रोल की, तो ट्रोल भी एक जर्मन भूगोलवेत्ता है जिनका टाइम पीरियड है 1899 टू 1975, ध्यान रखना, ठीक है, ट्रोल का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, सीक्वेंस हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं 27वें नंबर के क्वेश्चन की, किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया, ठीक है। द्वैतवाद हमने कल देखा था, द्वैतवाद हमने कल देखा था, ठीक है। द्वैतवाद में हमने 2 भूगोल पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले द्वैतवाद में वही भूगोल हमने पढ़ी थी, जैसे एक तो था क्रमबद्ध भूगोल और एक था क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा था व्यवस्थित भूगोल, सॉरी व्यवस्थित नहीं था, क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा था प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल को सामान्य भूगोल भी कह दिया जाता है, और सामान्य भूगोल को भौतिक भूगोल नाम दिया था हमबोल्ट ने। तो सामान्य भूगोल को भौतिक भूगोल नाम किसने दिया, सामान्य भूगोल के भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमबोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, वनस्पति भूगोल, इनके विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। यही कारण है कि हमबोल्ट को रीटर के साथ साथ आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, ध्यान रखना, हमबोल्ट को रीटर के साथ साथ आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का संस्थापक, भूगोल का संस्थापक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आधुनिक भूगोल का संस्थापक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा जो साइबेरिया की तुषार भूमि है, ठंडी जो भूमि है, यहाँ पर इस भूमि की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक टर्म भी दिया था, परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट, इन्होंने ये टर्म भी साइबेरिया की तुषार भूमि के अध्ययन के लिए, उनकी व्याख्या के लिए दिया था, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट भी किसने दिया, हमबोल्ट ने दिया, ध्यान रखना, जब वो जार से मिलने जाते हैं, जार के बुलावे पर, ठीक है। हमारा आंसर डी हो गया। इसमें बात करते हैं हम 28वें नंबर क्वेश्चन की, विविधता में एकता। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बात किसकी हो रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है, मतलब डाइवर्सिटी में ही क्या है, यूनिटी है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की ये जो अवधारणा है वो किसने दी थी, सबसे पहले तो आप ऑप्शन देखिए, हमबोल्ट, रीटर, हैटनर और ऑस्कर पेस्चल। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की पहले मैं बात करता हूँ हमबोल्ट की। इसी तरह की अवधारणा एक दी थी हमबोल्ट ने, जिसका नाम था यूनिटी इन नेचर, यूनिटी इन नेचर, मतलब प्रकृति की एकता। यूनिटी इन नेचर की बात की थी, प्रकृति की एकता की बात की थी हमबोल्ट ने। इसके अलावा रीटर ने बात की थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके अलावा एक और भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है ब्लास। ब्लास ने जो बात की थी वो टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात की थी, टेरेस्ट्रियल यूनिटी,
यूनिटी की बात की थी। टेरेस्ट्रियल यूनिटी की मतलब होता है पार्थिव एकता। पार्थिव एकता की बात किसने की थी? ये बात की थी ब्लास्ट ने, ध्यान रखना। तो यूनिटी इन नेचर किसने दी थी? हम्बोल्ट ने। यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिटर और ब्लास्ट ने टेरेस्ट्रियल यूनिटी यानी कि पार्थिव एकता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में हाल में होने वाला कौन सा नया विकास कहलाएगा? तो हाल में होने वाला जो नया विकास होगा वो प्रत्यक्षवाद कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फ्रांसीसी गणितज्ञ एवं दार्शनिक थे, फ्रेंच, ध्यान रखना, फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे जिनका नाम था अगस्त काम्टे। ऑगस्ट काम्टे, ठीक है, इन्होंने ये प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी। इनका ये मानना था, इस मान्यता के अनुसार, कि जो भी चीज़ इस वर्ल्ड में है, मतलब जो वास्तविक ज्ञान है वो वैज्ञानिक होता है और यह तथ्यों एंड अनुभव पर आधारित होता है। एम्पिरिकल होता है ये ज्ञान, फैक्चुअल बेस्ड होता है, डेटा होता है इसका, और जितना भी ज्ञान है वो सारा क्या है? वैज्ञानिक है। यहाँ पर इंसान के फीलिंग्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पर तथ्यों की बात की गई है, लॉजिक की बात की गई है यहाँ पर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था आप लोगों का 29 का आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता किस विद्वान द्वारा सिद्ध की गई? भूगोल की उपयोगिता वैश्विक विज्ञान के रूप में किसके द्वारा सिद्ध की गई थी? मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो भूगोल की उपयोगिता है वो वैज्ञानिक है। ठीक है, और वैज्ञानिक मतलब विज्ञान भी कैसी है? वैश्विक विज्ञान, मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें विश्व के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऐसा विज्ञान जिसमें विश्व के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस वैश्विक विज्ञान के रूप में भूगोल की उपयोगिता किस विद्वान ने या किन विद्वानों द्वारा सिद्ध की गई थी? तो अभी हमने देखा था कि आधुनिक भूगोलवेता या आधुनिक भूगोल के संस्थापक हमने बात की थी हम्बोल्ट और रिटर। तो इन्हीं दोनों का योगदान था कि इन्होंने भूगोल को एक वैश्विक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम 31वें नंबर क्वेश्चन की। भौगोलिक विचारों के विकास को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भौगोलिक विचारों की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है अलग अलग विचारों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला कौन सा विचार आया। तो हमने पता है कि सबसे पहले जो विचार आए वो ग्रीक्स के आए। ठीक है, होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, ये वगैरह। उसके बाद में जो विचार आए वो आए रोमन्स के। ठीक है, और रोमन्स के बाद में जो विचार आया वो अंधकार युग था, मतलब अंधकार युग। और उसके बाद में अंधकार युग, या फिर मैं कहूँ अंधकार युग के दौरान ही जो विचार डेवलप हुआ वो अरब कंट्रीज़ में हो रहा था। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसे डी कंसीडर किया दिया जाएगा। मतलब पहले नंबर पे कौन आएगा? ग्रीक्स, दूसरे नंबर पर रोमन, थर्ड नंबर पे अंधकार युग एंड फोर्थ नंबर पे अरब भूगोलवेत्ता। ठीक है, तो भौगोलिक विचारों का विकास इस क्रम में हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर मैं बात करूँ तो नेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। वहाँ पर जो इसका आंसर माना गया है वो माना गया है कि सबसे पहले ग्रीक्स का विकास हुआ, रोमन्स का विकास हुआ, अरब्स का विकास हुआ, देन अंधकार युग आया। मतलब अरबों के बाद में यूजीसी नेट ने क्या माना है? अंधकार युग। लेकिन हम सबको पता है, जिसने भी ज्योग्राफिकल थिंकर्स पढ़े हैं तो उन सबको पता है कि अंधकार युग अरब भूगोलवेत्ताओं से पहले था। शुरुआत की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन की। गलत युग्म कौन सा है? यहाँ पर आपको एक युग्म देखना है और वो भी गलत बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यथार्थवाद की। तो यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट दिया था गिब्सन ने, तो यहाँ पर ये सही है। गलत की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बात करते हैं हम आदर्शवाद की।
आइडियलिज्म की बात करें हम तो वो बात की जाती है गुएल्क के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी सही है। बात करते हैं हम अतिवाद की, तो ये भी सही है, ये पीट के द्वारा बात की जाती है। और वहीं अगर हम बात करें व्यवहारवाद की, बिहेवियरलिज्म की अगर मैं बात करूं तो राइट एंड किर्क, इनका भी ये योगदान दिया हुआ है। तो यहाँ पर चारों युग्म ही सही है, मतलब पूरे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरे सही है, सही है, गलत कोई नहीं है, कोई नहीं है। और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, मतलब पूरे जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास वो सारे के सारे सही है। गिब्सन यथार्थवाद से संबंधित है, गुएल्क आदर्शवाद से संबंधित है, रिचर्ड पीट अतिवाद से संबंधित है, राइट एंड विलियम किर्क व्यवहारवाद से संबंधित है, ठीक है। पीट, ध्यान रखिएगा, पीट यहाँ पर अतिवाद से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की। निम्नलिखित में से मेंटल मैप की अवधारणा को विकास या विकसित किसने किया था? हमने पढ़ा था कल व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद में एक मानसिक मानचित्र की अवधारणा भी विकसित हुई थी। मानसिक मानचित्र की अवधारणा ने व्यवहारवाद को मजबूती प्रदान की थी। तो वहाँ पर आप लोगों को मैंने 3 नाम बताए थे, गोल्ड, वाइट एंड लिंच। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये आप लोगों के सामने सही हो जाएगा कि ये जो क्या बोलते हैं, गोल्ड, वाइट एंड लिंच, ये जो हैं, ये इन्होंने मेंटल मैप की अवधारणा को विकसित किया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की। निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस की यहाँ पर बात की जा रही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण के मानसिक मानचित्र के महत्व को किसने पहली बार बल दिया? मतलब जो भी हम निर्णय ले रहे हैं वो पर्यावरण पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण पर आधारित जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, इसमें पर्यावरण के मानसिक मानचित्र के महत्व को किसने पहली बार अपने अध्ययन में शामिल किया? तो पहली बात हम बात करते हैं बीजे गोल्ड की। गोल्ड, वाइट एंड लिंच की अगर हमने बात की थी तो सबसे पहले बल किसने दिया? गोल्ड ने दिया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बात करूं मैं यहाँ पर मानसिक मानचित्र की, तो 1960s के डिकेड में, 1960 के दशक की अगर मैं बात करूं तो 1960 के दशक में व्यवहारवाद भूगोल में या व्यवहार परक भूगोल में मानसिक मानचित्र बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। डाउन्स एंड स्टी, गोल्ड एंड वाइट एंड लिंच, इन सब की रचनाओं ने इसे बल दिया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा आंसर हो गया 34 का बी। 35 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, भूगोल को 17 खंडों में किसके द्वारा लिखा गया? ज्योग्राफिका, यहाँ पर एक बुक आती है जियोग्राफिका, जियोग्राफिका, और एक बुक और ध्यान से सुनना आप लोग, जियोग्राफिया, जियोग्राफिया, जियोग्राफिका एक बुक है और जियोग्राफिया एक बुक है। यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या है? जियोग्राफिका लिखी थी स्ट्रेबो ने, किसने लिखी थी? स्ट्रेबो ने। और जियोग्राफिया लिखी थी इरेटोस्थनीज ने। अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करें कमेंट बॉक्स में। बाकी ये क्वेश्चन सही है। जियोग्राफिका लिखी थी स्ट्रेबो ने, 17 टुकड़ों में यानी कि 17 पार्ट में इसका लेखन कार्य हुआ था। और जियोग्राफिया किसकी है? इरेटोस्थनीज की है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेबो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल की चारों प्रमुख शाखाओं, जिसमें अगर मैं बात करूं गणितीय शाखा, भौतिक शाखा, ऐतिहासिक शाखा और राजनीतिक शाखा, इन सब को समाहित करके एक संपूर्ण भौगोलिक ग्रंथ की कल्पना की थी, ठीक है। और टॉलमी की अल्मागेस्ट नामक जो पुस्तक है वो खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखना। टॉलमी की पुस्तक यहाँ पर कौन सी है? अल्माजेस्ट या अल्मागेस्ट, जो भी आप कहो, अल्मागेस्ट या अल्माजेस्ट, जो भी आप लोग कहो, ठीक है।
ध्यान रखना किससे संबंधित है, अल्माजेस्ट खगोल शास्त्र से संबंधित है। ध्यान रखना यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, अल्माजेस्ट का संबंध भूगोल की कौन सी शाखा से है, खगोल शास्त्र से है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टॉलमी नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है, निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी भूगोल के समर्थक है। याद करिए कल की क्लास, मानवतावादी भूगोल या मानवतावादी संप्रदाय की शुरुआत या ये संबंधित कौन थे, वो थे यीफू तुआन। यीफू तुआन मानवतावादी संप्रदाय से संबंधित थे। लेकिन आपको कल मैंने ये भी बताया था कि मानवतावादी भूगोल के समर्थक कौन कौन है, मतलब सपोर्टर कौन कौन है मानवतावादी। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो उसके सपोर्टर की कल मैंने लिस्ट बताई थी, नाम बताए थे। तो इसमें से आप लोग मुझे नाम बताइए मानवतावादी भूगोल के, नाम बताइए। अगर मैं बात करूं मानवतावादी भूगोल की तो ध्यान रखिएगा, जो ब्लाश और रेटजेल है, ब्लाश ये मानवतावादी भूगोल से संबंधित थे क्योंकि इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, संभववाद का कॉन्सेप्ट दिया था। ये मानवतावादी भूगोल से संबंधित नहीं थे। रेटजेल ये निश्चयवादी थे। ठीक है, इसके अलावा हैरिश, गोयल्के और लेय और सैमुअल्स ये मानवतावादी भूगोल के समर्थक है। ठीक है, सर्वप्रथम 1976 में, ध्यान रखना एक बुक बताई थी आप लोगों को, कमेंट करके मुझे बताइए उस बुक का नाम क्या है। 1976 में मानववादी शब्दावली का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। किसने किया था, यीफू तुआन ने। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ACE हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस मध्ययुगीन भूगोलवेता ने टोलमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था। मध्ययुगीन भूगोलवेता ज़्यादातर नाम आता है अरब भूगोलवेताओं का, क्योंकि उस टाइम पर यूरोप में अंधकार युग चल रहा था। तो उस टाइम पर ज्योग्राफी केवल अस्तित्व में कहाँ थी, अरब में। अरब भूगोलवेताओं के चिंतन में ज्योग्राफिकल नॉलेज वहाँ पर अस्तित्व में था। वहाँ पर अरब भूगोलवेता इसका विकास कर रहे थे। तो व्यापक सुधार, टोलमी के कार्यों का व्यापक सुधार किया गया था मध्ययुगीन में, मतलब अरब भूगोलवेताओं में। ऐसा कौन सा भूगोलवेता है जिसने टोलमी के कार्यों में सुधार किया था, तो यहाँ पर एक नाम आता है अल इद्रीसी का नाम आता है। इन्होंने टोलमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था। ठीक है, ध्यान रखना। अरब सागर और कैस्पियन सागर की सही स्थिति पहली बार अल इद्रीसी के मानचित्र में ही प्रदर्शित की गई थी। कौन कौन से, अरब सागर व कैस्पियन सागर, इनकी जो सही स्थिति है वो सबसे पहले किसके मानचित्र में ही दर्शाई गई थी, अल इद्रीसी के मानचित्र में ही दर्शाई गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की मैं बात करता हूँ। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम वैश्विक रणनीति दृष्टि मॉडल, मतलब ग्लोबल स्ट्रैटेजिक व्यू मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ध्यान रखना, जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जैसे सामुद्रिक शक्ति, हार्टलैंड थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी, इसके अलावा एयर पावर थ्योरी, ये जितनी भी थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं ये सभी क्या है, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक व्यू मॉडल है। अलग अलग विद्वान ने अलग अलग इंटरेस्ट दिया है इन सब में, जिनमें से सबसे पहले जो इंटरेस्ट दिया था वो सामुद्रिक भूगोल में दिया था, मतलब समुद्र की इम्पोर्टेंस बताई थी, और वो बताई थी अल्फ्रेड थेयर महान ने, AT महान ने। इसकी मतलब ग्लोबल स्ट्रैटेजिक व्यू की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सामुद्रिक शक्ति से हुई थी, और वो किसने दिया था,
A.T. महान ने दिया था। उसके बाद में इम्पोर्टेंट आते हैं हार्टलैंड, उनके बाद में आते हैं रिमलैंड और उनके बाद में आते हैं एयर पावर। हार्टलैंड किसने दिया था? मैकिंडर ने दिया था, ध्यान रखना। हार्टलैंड किसने दिया था? मैकिंडर। रिमलैंड दिया था स्पाइकमैन ने, और एयर पावर का कॉन्सेप्ट दिया था डी सेवरस्की ने दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। कोहेन की बात हमें यहाँ नहीं कर ली है। कोहेन ने भू स्ट्रैटेजिक मतलब जियो स्ट्रैटेजिक रणनीति की बात की थी यहाँ ने। ठीक है, और यहाँ पर ग्लोबल स्ट्रैटेजिक व्यू की बात करी है, वैश्विक रणनीति की, वैश्विक रणनीतिक दृष्टि मॉडल की बात की जा रही है, और वहाँ पर इन्होंने एक बात की थी जियो भू रणनीति की बात की थी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत किसने की थी? A.T. महान ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की। प्रसिद्ध निबंध, यहाँ पर निबंध दिया हुआ है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ए मैथडोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मतलब भूगोल में अपवादवाद की बात किसने की थी? भूगोल में अपवादवाद की बात की थी फ्रेडरिक के शेफर ने। ध्यान रखना, एक्सेप्शनलिज्म की बात की थी एक्सेप्शनलिज्म की बात किसने की थी? फ्रेडरिक के शेफर ने यहाँ पर एक्सेप्शनलिज्म की बात की थी। फ्रेडरिक के शेफर की अगर मैं बात करूँ तो ये अमेरिकन भूगोलवेता थे। ठीक है, और अमेरिकन भूगोलवेता इन्हें बताया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनका कार्य, तो ये आयोवा, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी थी आयोवा, तो आयोवा यूनिवर्सिटी में ये इकोनॉमिक्स के टीचर थे, इकोनॉमिक्स के टीचर थे। ठीक है, आयोवा यूनिवर्सिटी अमेरिकन। ठीक है, और इनकी जो रुचि थी वो भौगोलिक अध्ययन में थी, इसलिए इन्हें भूगोलवेताओं के समूह में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इन्होंने हार्टशॉन की एक बुक आई थी, याद हो तो अभी मैंने बताई थी 1939 में एक बुक आई थी, कौन सी? नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसका इन्होंने आलोचनात्मक विश्लेषण किया। कौन सा विश्लेषण किया? आलोचनात्मक। मतलब अगर मैं कहूँ फ्रेडरिक के शेफर किसके आलोचक थे? रिचर्ड हार्टशॉन के आलोचक थे। ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण या विश्लेषण किसने किया था? शेफर ने किया था। किसका किया था? द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में रिचर्ड हार्टशॉन की पुस्तक आई थी। उसका आलोचनात्मक परीक्षण या आलोचनात्मक विश्लेषण किसने किया था? ये किया था फ्रेडरिक के शेफर में। ठीक है, और एक शोध पत्र यहाँ पर इन्होंने प्रकाशित किया था जिसका नाम है यहाँ पर एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ए मैथडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, हार्टशॉन और शेफर का विवाद ही चलता रहता था, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म, मतलब अपवादवाद के जनक अगर हम बात करें तो वो क्या है? इमैनुअल कांट। ध्यान रखना, फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म की अगर मैं बात करूं तो कांट को कहा जाता है, मतलब एक्सेप्शनलिज्म के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपवादवाद की बात की है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात मैं करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो है 40 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में योगदान दिया? पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है यहाँ पर, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात की है। पोस्ट मॉडर्निज्म का बात आते ही आपको एक नाम याद रखना है, एडवर्ड सोजा। कौन सा नाम आप लोगों को याद रखना है? एडवर्ड सोजा का नाम यहाँ पर आपको तक रखना है याद, क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि उत्तर आधुनिकतावाद का उदय आधुनिक समाज वैज्ञानिक चिंतन पद्धति की
ऐतिहासिकतावादी दृष्टिकोण के विरोध में हुआ है। मतलब ये वैज्ञानिक चिंतन पद्धति जो ऐतिहासिकतावादी दृष्टिकोण था उसके विरोध में उत्तर आधुनिकतावाद का विकास हुआ है। ठीक है, 1950 से 1980 तक बहुत सारे यहाँ पर चिंतन फलक हुए हैं। प्रत्यक्षवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, मानववाद, तंत्र विश्लेषण आदि को इसने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। सबको इसने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में एक दो नाम और आते हैं। एम डियर ये एक नाम आता है। इसके अलावा एक नाम और आता है आर डी दीक्षित 2000, आर डी दीक्षित 2000 और एम डियर 1986। ये उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने किए हैं कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। ठीक है, तो हमारे टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 40 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। 2 क्लासेस में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। थॉट से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार की क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।